नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पोस्टल स्टडीज़ के ऑनलाइन चैनल पे। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी सेफ होंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रजिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन का मतलब आपको पता ही होगा, पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है क्लॉज नंबर 162 से है ये शुरू। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या होते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है, मोर सिक्योर, स्पेशल प्रिकॉशंस और पीओ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस और डैमेज। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो पीओ रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके लॉस और डैमेज के लिए। और इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, ज़्यादा सावधानियां बरती जाती है आपके रजिस्टर आर्टिकल के साथ अगर आपका रजिस्टर्ड है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवेलप है। यहाँ पे एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवेलप का क्या मतलब होता है। रिस्क ऑफ इंजरी इज़ डिमिनिश्ड। जो रिस्क ऑफ इंजरी है, विशेष पंजीकरण लिफाफे के उपयोग से क्षति का जोखिम कम किया जा सकता है। जो आपकी क्षति का जोखिम है वो कम किया जा सकता है स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवेलप के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये था रजिस्ट्रेशन के ऑब्जेक्टिव्स। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कौन कौन से आर्टिकल्स रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं। इसमें है लेटर्स किए जा सकते हैं, लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, बुक पैकेट्स, ब्लाइंड लिटरेचर और न्यूज़पेपर। इन सभी आर्टिकल्स को आप रजिस्टर्ड करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हमारा पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड फीस। तो जैसा कि दोस्तों हम पढ़ रहे हैं अभी रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो रजिस्ट्रेशन का जो पेमेंट है पोस्टेज का, डाक शुल्क जिसे हम कहते हैं, डाक शुल्क का भुगतान और जो फीस होती है रजिस्ट्रेशन की वो कैसे दी जाएगी, वो शुरू में दी जाएगी या फिर डिलीवरी के समय पे दी जाएगी। तो देख लेते हैं प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड रजिस्ट्रेशन फीस। जो प्री पेमेंट है मतलब कि प्रीपेड होना चाहिए आपका रजिस्ट्रेशन और पोस्टेज फीस रजिस्टर्ड आर्टिकल के मामले में ये कंपलसरी है। ठीक है दोस्तों, कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन आर्टिकल के मामले में। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्लॉज नंबर 165, मैनर ऑफ रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण का तरीका क्या है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आर्टिकल प्रेजेंटेड एट विंडो पीओ। आर्टिकल है जो आपका उसको प्रेजेंटेड, यानी कि वो खुद तो नहीं आएगा, आपको लाना पड़ेगा। आपको जो अपना आर्टिकल है जो भी आप भेज रहे हो रजिस्टर करके, उसको आपको विंडो पोस्ट ऑफिस पे लाना पड़ेगा। लेटर बॉक्स से वो रजिस्टर नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं नॉट अलाउड। क्या क्या अलाउड नहीं है। 2 स्मॉल पैकेट्स, जो काफ़ी छोटे पैकेट्स होते हैं वो अलाउड नहीं है। ठीक है दोस्तों, और आर्टिकल कवर्ड विद राइटिंग, सीलिंग वैक्स ऑन एड्रेस साइड। ऐसे आर्टिकल्स भी अलाउड नहीं है जो राइटिंग के साथ उन पर कुछ लिखा हो या फिर सील किया गया हो वैक्स से एड्रेस साइड पे, वो अलाउड नहीं है। पर जिन आर्टिकल्स में एड्रेस लेबल लगी होगी वो अलाउड है। ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन जो है वो अप्लाई नहीं होती है एड्रेस लेवल वाले आर्टिकल्स पे। ठीक है दोस्तों, और वो भी काफ़ी छोटे हैं, नहीं होने चाहिए। आगे देख लेते हैं क्या अलाउड नहीं है। पोस्ट मास्टर जनरल कैन रिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल इन एनपीओ एंड एमपीओ। पोस्ट मास्टर जनरल है जो वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स को। जो आपके पोस्टल आर्टिकल्स की जो नंबर्स होते हैं उनको कम किया जा सकता है रश के समय पे। ठीक है दोस्तों, ड्यूरिंग रश आवर्स लिखा है ना, पोस्ट मास्टर जनरल के पास ये अथॉरिटी होती है। आगे बढ़ते हैं। सेंडर्स रिसिप्ट। तो जैसा कि आपको पता है जो दोस्तों, जब रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है तो सेंडर को एक रिसिप्ट दी जाती है। वो क्या होती है, रिसिप्ट गिवन टू सेंडर। दी कहाँ पे जाएगी, ये विंडो पीओ पे, ड्यूरिंग प्रिस्क्राइब्ड आवर ऑफ पोस्टिंग, जब आप वो पोस्ट करेंगे आर्टिकल को उस समय। ठीक है दोस्तों, 167 पे है बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इन बल्क, थोक में पंजीकृत लेखों की बुकिंग। तो दोस्तों थोक में, जैसा कि हमें पता ही है, थोक का मतलब होता है एक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। फॉर फर्म्स इंस्टीट्यूशंस यानी कि संस्थानों को, किसी कोई संस्थान या फिर कोई फर्म्स कंपनीज के लिए क्या है ये इसकी कंडीशन, पोस्टिंग एटलीस्ट 10 रजिस्टर्ड आर्टिकल डेली। आपको डेली 10 रजिस्टर्ड आर्टिकल पोस्ट करने होंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो वो इंश्योर्ड आर्टिकल के तौर पे भेजे जाएंगे। आगे देखते हैं। सेंडर्स देमसेल्फ राइट रिसीप्ट, किस लिए, थोक में भेजने के लिए। जब आप थोक में भेजते हैं तो सेंडर को खुद से रिसिप्ट लिखनी होती है। ठीक है दोस्तों, कोई चार्ज नहीं होगा उसका,
और पार्टली अप्लाइड टू लोकल एसपीओ, लोकल एसपीओ में अप्लाई होगा ये। आगे देख लेते हैं स्पेशल एक्नॉलेजमेंट, विशेष आभार। विशेष आभार, स्पेशल एक्नॉलेजमेंट, सेंडर पेज एक्नॉलेजमेंट फीस इन एक्शन टू पोस्टेज प्लस रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है दोस्तों, सेंडर जो है वो एक्नॉलेजमेंट फीस पे करेगा एक्शन ऑफ पोस्टेज प्लस रजिस्ट्रेशन फीस, रजिस्ट्रेशन और पोस्टेज फीस के साथ। एक्नॉलेजमेंट फॉर्म विद साइन ऑफ एड्रेसी विल बी सेंड टू सेंडर। जो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म होता है वो साइन के साथ सेंडर को भेज दिया जाएगा। अगर एड्रेसी साइन नहीं करते तो स्टेटमेंट भेज दी जाएगी सेंडर को कि साइन नहीं किया। आगे देख लेते हैं। एक्नॉलेजमेंट फॉर्म मस्ट बी फिल एंड फेस्टेन टू आर्टिकल थ्रेड। ठीक है दोस्तों, एक्नॉलेजमेंट जो है वो फिल होना चाहिए और लगा हुआ होना चाहिए आर्टिकल के साथ में। फॉर रजिस्टर्ड पार्सल एक्नॉलेजमेंट फॉर्म इज नॉट अटैच्ड। ठीक है, रजिस्टर्ड पार्सल में एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है जो वो अटैच नहीं होती है। एडी फॉर इज हैंडेड ओवर विद पार्सल, जो एडी है एक्नॉलेजमेंट है वो हैंड ओवर की जाएगी पार्सल के साथ। रिसिप्ट गिवन टू सेंडर, जब रिसिप्ट सेंडर को दी जाएगी। इन विच स्पेशल एडी फीस इज पेड। ठीक है दोस्तों, जिसमें कि स्पेशल एडिशनल जो एक्नॉलेजमेंट फीस है वो पेड है, उसमें लिखा जाना चाहिए एडी, ये लिखा हुआ होना चाहिए उसमें। ठीक है दोस्तों, फॉर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिलीवरी नेम एंड एड्रेस, डिलीवरी की एक्नॉलेजमेंट के लिए क्या लिखा होना चाहिए उसमें, नेम एंड एड्रेस रिटर्न होना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट ड्यू ऑन एड्रेस साइड, एड्रेस साइड पे एक्नॉलेजमेंट ड्यू लिखा हुआ होना चाहिए। आगे देखते हैं। इन केस ऑफ लेटर्स, अभी हमने पार्सल के उसमें देखा, अब लेटर्स के उसमें देख लेते हैं। लेटर्स के उसमें क्या लिखा होना चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर, नाम और पता सेंडर का, बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड, बॉटम में लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एड्रेस साइड के। ठीक है दोस्तों, और बैक कवर या फिर बैक कवर में। इन केस ऑफ पोस्ट कार्ड्स में, पोस्ट कार्ड के केस में क्या होना चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर ऑन बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड, सेम लेटर और पोस्ट कार्ड में सेम। आगे बढ़ते हैं। आगे है अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट। ठीक है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट, सेंडर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल कैन ऑब्टेन एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल रिसिप्ट साइंड बाय एड्रेसी। सेंडर होते हैं जो रजिस्टर्ड आर्टिकल के, उन्हें एक अटेस्टेड कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिसिप्ट, जो ओरिजिनल रिसिप्ट होती है उसकी अटेस्टेड कॉपी दी जाएगी साइंड बाय एड्रेसी, एड्रेसी के द्वारा साइन। ठीक है, स्पेशल फीस इसके लिए आपको देनी होती है। एप्लीकेशन विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑन विच द एड्रेसी साइन द ओरिजिनल रिसिप्ट। इसके लिए एप्लीकेशन जो है आपको वो 6 month के अंदर देनी होती है। 6 month के अंदर जब से कि एड्रेसी ने वो ओरिजिनल रिसिप्ट है जो साइन की थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कंपनसेशन, नुकसान भरपाई। रजिस्ट्रेशन आर्टिकल के रजिस्ट्रेशन के उसमें नुकसान भरपाई का क्या रहता है। एचओसी कैन ग्रांट, एचओसी हेड ऑफ द सर्कल कैन ग्रांट कंपनसेशन टू सेंडर और एड्रेसी। हेड ऑफ द सर्कल जो है वो नुकसान भरपाई दे सकते हैं, उनके द्वारा वो ग्रांट की जा सकती है सेंडर और एड्रेसी में से। एज एन एक्ट ऑफ ग्रेस, है ना, ये एक अनुग्रह के रूप में दी जा सकती है। एज नॉट एज लीगल लाइबिलिटी, कानूनी देयता के रूप में नहीं दी जा सकती, क्योंकि पोस्ट ऑफिस नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर आर्टिकल्स, वो हमने रजिस्ट्रेशन के उसमें शुरू में ही देखा था। ठीक है दोस्तों, कानूनी देयता की उसमें नहीं दी जा सकती, एज एन एक्ट ऑफ ग्रेस दी जाती है। अप टू 50 रुपीज़ फॉर लॉस और डैमेज ऑफ एनी इनलैंड लेटर पैकेट पार्सल। ठीक है दोस्तों, अप टू 50 रुपीज़, 50 रुपये तक आपको लॉस और डैमेज के दिए जा सकते हैं किसी भी इनलैंड लेटर पैकेट या पार्सल के, अगर आपका डैमेज हो जाता है या फिर वो गुम हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे हमारा कंडीशंस। ठीक है दोस्तों, कंडीशंस क्या रहेगी कंपनसेशन के लिए। फर्स्ट, रजिस्टर्ड फी मस्ट बी प्रीपेड।
अगर आपको कंपनसेशन चाहिए, आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो मस्ट बी प्रीपेड होनी चाहिए। अगर आपने वो प्रीपेड नहीं किया था वो तो फिर तो इंश्योर्ड आर्टिकल होगा। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 पे देखते हैं, एप्लीकेशन विद इन 3 मंथ्स ऑफ डेट ऑफ पोस्टिंग। आपको जो एप्लीकेशन है वो 3 मंथ के अंदर देनी होगी पोस्टिंग के। ठीक है दोस्तों, अगर वैल्यूपेबल है आपके आर्टिकल तो 1 ईयर है उसका। ठीक है दोस्तों, और आर्म्ड फोर्स के लिए 6 मंथ्स है। ठीक है दोस्तों, जो आर्टिकल्स टू आर्म्ड फोर्स होते हैं उनके लिए 6 मंथ्स के भीतर आप कंपनसेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। नॉर्मली 3 मंथ्स है, बाकी वैल्यूपेबल आर्टिकल्स के लिए 1 ईयर है। एप्लीकेशन विद इन 1 मंथ ऑफ डेट ऑफ डिलीवरी इन केस ऑफ लॉस ऑफ कंटेंट और डैमेज। एप्लीकेशन जो है 1 मंथ के अंदर देनी होगी डेट ऑफ डिलीवरी के। ठीक है दोस्तों, डिलीवरी डेट के 1 मंथ के अंदर देनी होगी इन केस ऑफ लॉस ऑफ कंटेंट और डैमेज। जैसे कि आपने कुछ मंगवाया है और जो चीज़ आपने मंगवाई वो उसमें से गुम है या फिर डैमेज है, तो आपको जो जिस दिन डिलीवरी हुई थी उसके 1 महीने के अंदर आपको ये एप्लीकेशन देनी होती है कंटेंट लॉस और डैमेज के केस में। आगे देख लेते हैं, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। जो अमाउंट होगा आपका कंपनसेशन का शैल नॉट एक्सीड। ठीक है दोस्तों, वो बढ़ाया नहीं जाएगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस और डैमेज। मुआवजे की राशि नुकसान की वास्तविक राशि से अधिक नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, जो आपकी मुआवजे की राशि है वो एक्सीड नहीं होगी आपके लॉस और डैमेज अमाउंट से, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। आगे देख लेते हैं, डीजी डिसीजन इज़ फाइनल। जो डीजी है उनका डिसीजन फाइनल होगा कंपनसेशन के केस में। ठीक है, अभी तक हमने देखा कंपनसेशन, अब नो कंपनसेशन किस किस केस में। रजिस्टर्ड आर्टिकल हैविंग लिक्विड, रजिस्टर्ड आर्टिकल है आपके, उनमें अगर आपके लिक्विड है, प्रीजाइबल आर्टिकल्स है, नष्ट होने वाले आर्टिकल्स, या फिर फ्रेगाइल्स है, बहुत ही नाजुक जो कुछ चीज़ें होती है, अगर ये सब है आपके आर्टिकल में, रजिस्टर्ड आर्टिकल में, तो उसके लिए आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। लिक्विड्स के लिए, नष्ट होने वाले आर्टिकल्स के लिए और फ्रेगाइल्स के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं, आइटम्स विच आर मेंट टू बी इंश्योर्ड बट नॉट इंश्योर्ड। ऐसी आइटम्स जो इंश्योर्ड होनी चाहिए थी पर इंश्योर्ड नहीं है, वो आपने रजिस्टर करवा दी, उनके लिए भी आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। आइटम नॉट अलाउड इन लेटर, पैकेट और पार्सल। ऐसी आइटम्स जो अलाउड ही नहीं है लेटर, पैकेट और पार्सल्स में। ठीक है दोस्तों, पर आपने वो उनमें भेज दी और रजिस्टर करवा के भेजी, और उसके लिए आप अगर कंपनसेशन डिमांड करते हैं तो आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा इसमें। नो कंपनसेशन फॉर पोस्टेज, रजिस्ट्रेशन, पैकिंग चार्जेस। कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा पोस्टेज चार्ज, रजिस्ट्रेशन और पैकिंग चार्ज। जो ये चार्जेस होते हैं, अगर आप इनके लिए कंपनसेशन मांगते हैं तो उस स्थिति में आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन किस किस का है, पार्सल्स अबव 4 kg, ऐसे पार्सल्स जो 4 kg से ऊपर है। अगर आपका 4 kg तक है तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, पर यदि आपका जो पार्सल है वो 4 kg से ज़्यादा वजनी है तो आपको उसमें करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, इंश्योर्ड आर्टिकल, जो आपके इंश्योर्ड आर्टिकल्स होते हैं उनका भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। एनी पार्सल एड्रेस्ड टू प्लेस फॉर विच कस्टम डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है दोस्तों, ऐसे पार्सल जो कि आपको, जिनमें ऐसा एड्रेस लिखा है किसी ऐसे प्लेस का जहाँ पे कस्टम डिक्लेरेशन की ज़रूरत होती है, कस्टम चार्जेस लगते हैं जहाँ पे सीमा शुल्क। ठीक है दोस्तों, सीमा शुल्क, तो वहाँ वो भी आपको रजिस्टर करवाने ज़रूरी है। यानी कि कोई आर्टिकल्स अगर आप विदेश के लिए भेजते हो तो वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। इन शॉर्ट में ऐसा। आगे है इंश्योरेंस, बीमा। ठीक है दोस्तों, कवर ऑल रिस्क इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट। अगर आप बीमा करवाते हैं उसका तो आपके सारा रिस्क कवर होता है इसमें,
जब आपकी जो पोस्ट आपने भेजी है उसके यातायात में, यानी कि जब तक वो आपका यहाँ से डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच गया, जो बीच में सारा रिस्क है वो कवर होता है बीमा में। दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्लॉज में, जो कि है क्लॉज नंबर 173, आर्टिकल्स कैन बी इंश्योर्ड। वो आर्टिकल्स जो कि इंश्योर्ड किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिनका इंश्योरेंस किया जा सकता है वो कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले है दोस्तों इसमें रजिस्टर्ड आर्टिकल्स। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स कोई भी वैल्यूएबल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, रजिस्टर्ड पार्सल्स, वैल्यूएबल रजिस्टर्ड पार्सल, ये सभी जो है वो इंश्योर्ड किए जा सकते हैं। जो ब्रांच ऑफिस में जो आर्टिकल की इंश्योरेंस है वो 600 रुपीज़ तक की जा सकती है और अदर पोस्ट ऑफिस में 10,000 तक की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, इंश्योरेंस वैल्यू नॉट बी एक्सटेंडेड। ठीक है दोस्तों, जो इंश्योरेंस की वैल्यू है वो एक्सटेंडेड नहीं होनी चाहिए एक्चुअल वैल्यू से। जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप गोल्ड कॉइन्स का, बुलियंस का या फिर करेंसी नोट्स का इंश्योरेंस करवाते हो तो उसकी वो एक्चुअल वैल्यू पे ही इंश्योरेंस होता है उन सभी का, और उनके लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं जिनसे कि उनकी लीगल वैल्यू का पता चल सके। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आर्टिकल्स जो कि इंश्योरेंस की जा सकती है जिनकी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी हमने देखा वो आर्टिकल्स जो इंश्योरेंस किए जा सकते हैं जिनकी। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं ऑफिसेज विच कैन बी इंश्योर्ड, कार्यालय जो बीमा करवा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन सी? ऑल पोस्ट ऑफिस। ठीक है दोस्तों, सारे पोस्ट ऑफिस, लिस्ट पार्ट 3 में मिलेगी आपको। एक्सेप्शन मार्क बी, सी एंड एल, इनको छोड़कर। ठीक है दोस्तों, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स टू फ्रॉम आर्मी पीओ इंश्योर्ड अप टू 500 ईच। ठीक है दोस्तों, रजिस्टर्ड आर्टिकल है जो वो आर्मी पोस्ट ऑफिस से 500 ईच रुपीज़ के होते हैं। आगे देख लेते हैं प्री पेमेंट कंपलसरी। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा, हम इंश्योरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो पूर्व भुगतान है वो अनिवार्य है इंश्योरेंस करवाते हैं अगर आप। पोस्टेज, रजिस्ट्रेशन फीस, इंश्योरेंस फीस सभी प्रीपेड होनी चाहिए। पोस्टेज स्टैम्प्स इन अफेक्स्ड ऑन इंश्योरेंस आर्टिकल मस्ट बी प्लेस्ड अपार्ट टू नॉन कंसेशनल इंजरी टू कवर ऑफ द लेटर बी पार्सल। बीमाकृत लेख में चिपकाए गए डाक टिकटों को एक दूसरे से अलग अलग रखा जाना चाहिए ताकि वे पत्र या पार्सल के कवर पर चोटों को ना चिपकाए। ठीक है दोस्तों, जो भी पार्सल इसमें बीमा पत्र में डाक टिकट और लगाएंगे वो अलग अलग लगाने होते हैं। आगे देख लेते हैं पैकिंग कैसे होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कवर में पैकिंग होनी चाहिए, बंधा हुआ होना चाहिए और सील्ड होना चाहिए। आइडेंटिकल सील इन फाइन वैक्स, आइडेंटिकल सील होनी चाहिए। इनसफिशिएंट नंबर्स, पर्याप्त मात्रा में लगी होनी चाहिए और पहचाने जाने वाली होनी चाहिए। नो लेबल बाय सेंडर की तरफ से कोई भी लेबल लगा नहीं होना चाहिए। कट आउट लेबल, मैक्सिमम 1/1, 2/2 और 3x3, ये उसका साइज रहेगा 3.8 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर का, ये कटआउट लेबल लगेगा। फ्रैंक इम्प्रेशन जो लगेगी इन पोस्टेज एक्सेप्टेड। फ्रैंक इम्प्रेशन आप लगवा सकते हैं इंश्योर्ड आर्टिकल में। एनवलप विद ब्लैक कलर्ड बॉर्डर और ट्रांसपेरेंट पैनल, ऐसे एनवलप जिनमें ब्लैक कलर का बॉर्डर लगा होगा या फिर ट्रांसपेरेंट पैनल होगा वो यूज़ नहीं किए जा सकते इंश्योर्ड आर्टिकल के रूप में। आगे देख लेते हैं सील प्लेस्ड ओवर ईच फ्लैप और स्ट्रीम ऑफ कवर। जो सील है वो हर एक फ्लैप के ऊपर लगी होनी चाहिए और जो उसकी सीम होती है वो कवर होनी चाहिए। एडिशनल प्रिकॉशन, अतिरिक्त सावधानियां क्या बरती जानी चाहिए वो भी देख लेते हैं। अ थ्रेड शुड बी पास थ्रू द कवर एंड इट्स कंटेंट एंड द नॉट बीइंग प्लेस्ड अंडर सेंट्रल सील। ठीक है दोस्तों, एक धागा जो है वो पास होना चाहिए कवर और इसके कंटेंट के बीच में से, है ना, और जो वो
नॉट है जो उसकी गांठ बनती है वो बीच में नहीं होनी चाहिए सील के। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। एक धागे को कवर और उसकी सामग्री के माध्यम से पारित किया जाना चाहिए और गांठ को केंद्रीय मुहर के नीचे रखा जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो गांठ है वो केंद्रीय मुहर के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, ऑल सील अफिक्स टू एन इंश्योर्ड आर्टिकल्स। ठीक है दोस्तों, सेम काइंड ऑफ वैक्स, एक ही तरह की वैक्स होनी चाहिए। मस्ट बी सिंडिकेट इम्प्रेशन ऑफ सेम डिवाइस, एक ही निजी उपकरण के अलग अलग इम्प्रेशन होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं साइज एंड अदर कंडीशंस की ओर। साइज और अदर कंडीशंस क्या होनी चाहिए इंश्योर्ड आर्टिकल के रूप में, आपके इंश्योरेंस के रूप में। यह है नॉट अलाउड, क्या क्या है, बहुत ही छोटा आर्टिकल अलाउड नहीं है। आर्टिकल कवर्ड विद राइटिंग सील और वैक्स ऑन एड्रेस साइड, ये दोनों ही अलाउड नहीं है। दिस रूल नॉट अप्लाई टू, ये वाला जो रूल है ये अप्लाई नहीं होगा आर्टिकल विच हैज़ एन एड्रेस लेबल, जिसमें आर्टिकल में एड्रेस लेबल होगा उसमें ये अलाउड नहीं होगा रूल। आगे बढ़ते हैं मैनर ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरिंग का तरीका क्या है, पोस्ट ऑफिस विंडो पे ये भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्लियरली रिटन इन वर्ड्स एंड फिगर्स विदाउट करेक्शन के, बिना किसी काट छांट के क्लियरली शब्दों में और फिगर्स में लिखा होना चाहिए। ऑन टॉप ऑफ एड्रेस साइड पे नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर ऑन द कवर लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, नाम और एड्रेस सेंडर का कवर के लोअर लेफ्ट हैंड कवर कॉर्नर में होना चाहिए, और ऑन द सेपरेट स्लिप ऑफ पेपर, या फिर अलग से सेपरेट स्लिप में पेपर की। आगे बढ़ते हैं पेनल्टी। अगर आप ये सब जो कंडीशंस हैं वो पूरी नहीं करते हो जो हमने अभी पढ़ी, तो फिर क्या कंडीशन, तो क्या पेनल्टी लगाई जाएगी आपको, वो देख लेते हैं। नॉट प्रॉपरली पैक्ड, नॉट फुली प्रीपेड। ठीक है दोस्तों, नॉट फॉलो क्लॉज 176, 77, 78। ठीक है दोस्तों, अगर आपने प्रॉपरली पैक नहीं किया है, नॉट फुली प्रीपेड है, अगर प्रीपेड भी नहीं है वो, ना ही आपने वो प्रॉपरली पैक किया है, ना ही आपने जो अभी हमने क्लॉज पढ़े 176 जो कि था पैकिंग का, अगर आपने सही से पैक नहीं किया है। क्लॉज नंबर 177 साइज़ और अदर कंडीशंस, अगर उसका साइज़ बहुत ही छोटा है, या फिर अदर कंडीशंस यानी कि वैक्स या सील लगी है एड्रेस साइड पे, वो नहीं किया है। अगर आपने मैनर ऑफ इंश्योरेंस, जैसे कि जो मैनर है इंश्योरेंस करने का, वो नहीं किया है, क्लियरली वर्ड्स में नहीं है लिखा हुआ, काट छाट की हुई है, आपने एड्रेस गलत साइड पे लिखा है, तो विल नॉट बी इंश्योर्ड, पेनल्टी जो है वो लगेगी। ये आर्टिकल आपका इंश्योरेंस नहीं होगा, उसका इंश्योर्ड ही नहीं होगा। आगे देखते हैं रिसिप्ट गिवन टू सेंडर। ठीक है दोस्तों, जो रिसिप्ट है सेंडर को दी जाएगी। रिसिप्ट गिवन टू सेंडर एट विंडो पीओ, इंश्योरेंस के टाइम पे ये दी जाएगी विंडो पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस की विंडो में। ड्यूरिंग हार्स प्रिस्क्राइब, जो आपका प्रिस्क्राइब हार होगा आपके आर्टिकल का भेजने के टाइम, उस समय में। एनी मिस्टेक और एरर पॉइंट आउट एट वंस, अगर कोई आपकी मिस्टेक या एरर होगा उसमें तो एक ही बार में उसको पॉइंट आउट कर ले। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं स्पेशल एक्नॉलेजमेंट। ठीक है दोस्तों, इसमें भी हम स्पेशल एक्नॉलेजमेंट देखेंगे। फ्री ऑफ चार्ज एक्नॉलेजमेंट होगी, साइंड बाय एड्रेस ही होगी। जी बिल्कुल। सेंडर में हिमसेल्फ फिल अप फॉर्म ऑफ एक्नॉलेजमेंट, सेंडर जो है फिल ऑफ खुद से फिलअप कर सकते हैं एक्नॉलेजमेंट फॉर्म। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीओ फॉर लॉस ऑफ पोस्टल आर्टिकल और कंटेंट। जो पोस्ट ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, वो क्या रहेगा, फॉर लॉस ऑफ पोस्टल आर्टिकल और कंटेंट। अगर आपका लॉस हो जाता है, उसमें नुकसान हो जाता है पोस्टल आर्टिकल या कंटेंट के लिए जो आपका सामान है, तो क्या रहेगा, कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग इंश्योर्ड अमाउंट। ठीक है दोस्तों, कंपनसेशन में जो है इंश्योर्ड अमाउंट है आपका, उससे ज़्यादा उसको एक्सीड नहीं किया जाएगा, उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। फुल डिटेल ऑफ कंटेंट एंड इट्स वैल्यू, जो पोस्ट ऑफिस का जो दायित्व है उसके पास, पोस्ट ऑफिस के पास पूरी डिटेल रहनी चाहिए कंटेंट की, कि क्या भेजा गया है और उसकी क्या वैल्यू है।
क्योंकि अगर आपके पास वो वैल्यू नहीं है तो फिर उसमें कंपनसेशन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। सेम फॉर डैमेज, डैमेज के लिए भी सेम रहेगा जो ये लॉस के लिए रहे। आगे देखते हैं, आगे है नो कंपनसेशन। कंपनसेशन कब नहीं होगा? मिस डिलीवरी बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट इनकम्प्लीट एड्रेस। अगर मिस डिलीवरी हो जाती है आर्टिकल की, गलत डिलीवरी हो जाती है बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट एड्रेस, अगर आपने जो सेंडर है उन्होंने गलत एड्रेस डाला है या इनकम्प्लीट एड्रेस डाला है, उस कंडीशन में कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। फ्रॉड बाय एड्रेसी और सेंडर, जो एड्रेसी है उनके द्वारा या फिर सेंडर के द्वारा कोई फ्रॉड किया जाता है तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। व्हेन सेंडर डोंट गिव इंटीमेशन ऑफ लॉस विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ पोस्टिंग। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी इंटीमेशन नहीं देता है सेंडर, है ना, विद इन 3 months डेट ऑफ पोस्टिंग, 3 महीने के अंदर पोस्टिंग के डेट के, तो कोई भी कंपनसेशन नहीं होगा उस दशा में भी। वेयर लॉस एंड डैमेज वॉज ड्यू टू इम्प्रॉपर और इनसिक्योर पैकिंग। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे जो लॉस या डैमेज हुआ है जो वो प्रॉपर पैकिंग की वजह से या फिर इनसिक्योर पैकिंग, असुरक्षित या अनुचित पैकिंग की वजह से होगा, वहाँ पे भी कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। आगे है नो विजिबल डैमेज टू कवर और सील। यदि ऐसा होता है कि कवर, जो आपका आर्टिकल है उसके कवर पे कोई भी डैमेज नहीं है, सील पे डैमेज नहीं है और आपका आर्टिकल है जो वो डैमेज है, तो उस दिशा में भी कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो कवर है वो सील है वो सुरक्षित है। हो सकता है जो आपने कंटेंट भेजा है वही पहले से डैमेज था, तो उस दिशा में कोई भी कंपनसेशन नहीं होगा। आगे देख लेते हैं इंश्योर्ड आर्टिकल्स कंटेंट्स। ठीक है, ऐसे इंश्योर्ड आर्टिकल जिनमें ये होगा गवर्नमेंट करेंसी नोट्स हो गए, बैंक नोट्स हो गए, गोल्ड कॉइन हो गए, बुलियन हो गए। ठीक है दोस्तों, उनको हैज़ नॉट बी इंश्योर्ड फॉर एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंटेंट। ठीक है दोस्तों, ऐसे इंश्योर्ड आर्टिकल जिनमें गवर्नमेंट करेंसी नोट्स होंगे या फिर बैंक नोट्स हो गए, गोल्ड कॉइन होगा या फिर बुलियन होगा, और वो इंश्योर्ड किए गए और एक्चुअल वैल्यू पे वो इंश्योर्ड नहीं किए गए या ज़्यादा पे किए गए, तो उस केस में भी कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो आपने एक्चुअल वैल्यू पे इंश्योर नहीं किए थे। अगला है इन केस ऑफ लॉस ऑफ हाल्स ऑफ करेंसी नोट्स। नोटों के घटने के मामले में, अगर आपके जो नोट है, आपने करेंसी नोट्स भेजे और वो कम नोट है, तो भी कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। डैमेज बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, बीमाकृत लेख की प्रकृति के अलग होने वाली क्षति के मामले में। ठीक है दोस्तों, अगर वो नेचर ऑफ आर्टिकल की वजह से ही वो डैमेज हो गया, यानी कि आपने कुछ लिक्विड वगैरह ले गया था, वो गिर गया, या कोई कांच का वो था, केमिकल रिएक्शन हो गया उसमें, तो उसकी नेचर की वजह से, वो आर्टिकल की वजह से, तो उस दिशा में भी कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। और प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स, जो हम प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उनके लिए भी कोई कंपनसेशन नहीं है। आगे देख लेते हैं कंपनसेशन किसके लिए है। ठीक है, 183 ये है कंपनसेशन। कंपनसेशन पे 1 month आफ्टर द डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ लॉस। ठीक है, 1 month के अंदर ही अगर आपने नुकसान की सूचना कर दी है तो कंपनसेशन होगा। HOC कैन विदाउट पेमेंट फॉर इंक्वायरी। HOC हेड ऑफ द सर्कल है जो, वो कर सकते हैं इसकी पेमेंट विदाउट इंक्वायरी के। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इफ़ लॉस्ट आर्टिकल और कंटेंट इज़ फाउंड आफ्टर कंपनसेशन। ठीक है दोस्तों, अगर आपका जो आर्टिकल था वो मिल गया है आफ्टर कंपनसेशन, ठीक है दोस्तों, नुकसान की, और कंपनसेशन पेड प्लस वैल्यू ऑफ रिकवर्ड कंटेंट इज लेस देन अमाउंट ऑफ लॉस, देन रिकवर्ड कंटेंट रिस्टोर्ड टू सेंडर। ठीक है दोस्तों, हिंदी में देख लेते हैं। यदि भुगतान की गई मुआवजे की राशि जमा बरामद सामग्री का मूल्य। ठीक है दोस्तों, ये है कंपनसेशन पेड किया हमने प्लस जो उनका वैल्यू आर्टिकल खो गया था वो मिल गया, उसका मूल्य है ना,
नुकसान की मात्रा से अधिक नहीं है, तो नुकसान की मात्रा से वो अधिक नहीं होगा, तो जो सामग्री मिली थी वो जो सेंडर थे उनको भेज दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर अधिक नहीं थी। अब आगे देख लेते। इफ रिकवर्ड कंटेंट प्लस कंपनसेशन पेड इज इन एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस। ठीक है दोस्तों, अगर वो ज़्यादा होगा उससे तो सेंडर रीपे अमाउंट एंड टेक कंटेंट। ठीक है दोस्तों, तो अगर जो कंपनसेशन था वो ज़्यादा पे किया था और जो आपकी वैल्यू वो कम मिली है, तो सेंडर को रीपे करना होगा जो कंपनसेशन है और अपने उसको लेना होगा। टेक लॉस्ट कंटेंट, अपने जो आपका कंटेंट गुम हुआ था उसको लेकर जा सकते हैं। HOC कैन रिटेन एंड डिस्पोज कंटेंट टू रिप्रेजेंट सच एक्सेस एंड रिस्टोर द रेस्ट। ठीक है दोस्तों, HOC है जो हेड ऑफ द सर्कल, वो रिटेन कर सकते हैं उसको या फिर डिस्पोज कर सकते हैं कंटेंट को टू रिप्रेजेंट सच एक्सेस, अगर वो उसमें कोई कमी ज़्यादा आती है कंपनसेशन में या फिर एक्चुअल वैल्यू में। ठीक है दोस्तों, तो HOC के द्वारा मतलब इसमें यह है कि फाइनल डिसीजन जो है वो HOC का है। HOC रिटेन भी कर सकते हैं, वापस भी दे सकते हैं या फिर डिस्पोज भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं इंश्योरेंस कंपल्सरी। इंश्योरेंस कंपल्सरी किस किस के लिए? कॉइन्स के लिए, बुलियंस के लिए, प्लेटिनम के लिए, ज्वेलरी के लिए, गवर्नमेंट करेंसी नोट्स के लिए, बैंक नोट्स के लिए, आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, सोने या चांदी के आर्टिकल्स के लिए, इफ़ एनी अबव सेंट अनइंश्योर्ड। ठीक है दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी अनइंश्योर्ड भेजा जाता है, रिटर्न टू सेंडर, डिलीवरी टू एड्रेसी। अतरोधन, RTS, डिलीवरी टू एड्रेसी। ठीक है दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी अनइंश्योर्ड भेजा जाता है, रिटर्न टू सेंडर हो सकता है या फिर वो डिलीवरी टू एड्रेसी हो जाएगा। अगर डिलीवरी नहीं होती है एड्रेसी को तो फिर वो रिटर्न टू सेंडर हो जाएगा वापस। फीस 2 रुपये लगेगी, फीस ऑफ 2 रुपीज़। नो कोई भी दायित्व नहीं होगा केंद्र सरकार का उसमें। ठीक है दोस्तों, अगर अनइंश्योर्ड भेज रहे हो आप उन सभी चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, एड्रेसी रिफ्यूज टू पे और नॉट फाउंड सेंडर, अगर एड्रेसी ने मना कर दिया पे करने के लिए और नॉट फाउंड या फिर एड्रेसी मिले ही नहीं, तो सेंडर है जो उन्हें पे करना होगा जो भी पोस्टेज शुल्क वगैरह होगा। वैल्यू ऑफ पेबल आर्टिकल्स ऑन विच अमाउंट स्पेसिफाइड फॉर रिकवरी एक्सीड 100, जिस पर वसूली के लिए निर्दिष्ट राशि 100 से अधिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, वैल्यू ऑफ पेबल आर्टिकल्स, ऐसे आर्टिकल्स जिन पर वसूली के लिए निर्दिष्ट राशि 100 से अधिक नहीं है, वो सेंडर के द्वारा पे किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा इंश्योरेंस। अगला है क्लॉज नंबर 185, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। ठीक है दोस्तों, मूल्य की घोषणा। आर्टिकल्स हैविंग गोल्ड कॉइन, बुलियन, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ठीक है दोस्तों, सोने के आभूषण, गवर्नमेंट करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स। ठीक है दोस्तों, इन सभी की डिक्लेरेशन देनी होती है टाइम ऑफ डिस्पैच, इनके डिस्पैच के टाइम पे इनकी डिक्लेरेशन देनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। आज दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने सबसे पहले पढ़ा रजिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन, फिर रजिस्ट्रेशन के बारे में सब कुछ पढ़ा हमने कि क्यों रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, किस किस कंडीशन में होगा, एक्नॉलेजमेंट के बारे में, रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवाते हैं उनके फ़ायदे सभी। और आज हमने रजिस्ट्रेशन पढ़ा है और उसके बाद हमने इंश्योरेंस पढ़ा है। तो ये 2 टॉपिक आज कवर हुए। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं हम आप सभी समझ पा रहे हैं। बाकी दोस्तों इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, इनमें इजी है, आपके रेगुलर जो आप काम करते हो अपने जॉब में उन्हीं से संबंधित है। तो दोस्तों दिक्कत की कोई बात नहीं है, आप बस मन लगा कर पढ़िए, आपका पेपर इस बार निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड लक।